हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मोनोस्पर्मी के बारे में। तो मोनोस्पर्मी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि मोनोस्पर्मी होता क्या है, तो मोनो मीनी सिंगल, वन, स्पर्मी मीनी स्पर्म, कि एक ही स्पर्म से, एक सिंगल स्पर्म से एग का फर्टिलाइजेशन हो, उसे हम नाम देते हैं मोनोस्पर्मी। इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म इट इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी। अब ये एक स्पर्म है, एक एग से फर्टिलाइज हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, या फिर हम ये बोल दें कि मोनोस्पर्मी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीस्पर्मी को चेक करना पड़ेगा। पॉलीस्पर्मी को चेक करना पड़ेगा मतलब कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना पड़ेगा। पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि जब एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक से ज़्यादा स्पर्म आए, कि if an egg is fertilized by more than one sperm it is called as polyspermy। तो ये पोलिस्पर्मी ना हो, मोनोस्पर्मी ही रहे, कि एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करे, एक से ज़्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज ना करे, तो मोनोस्पर्मी को मेंटेन रखने के लिए और पोलिस्पर्मी से प्रिवेंशन के लिए हमें प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे दो ब्लॉक्स। एक तो होता है फास्ट ब्लॉक और एक होगा स्लो ब्लॉक। अब जो ये पोलिस्पर्मी है, हम इसे चेक क्यों कर रहे हैं, मोनोस्पर्मी को मेंटेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोलिस्पर्मी होने की वजह से जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो कैसा होता है, अनवायबल, मतलब वो वायबल नहीं होगा, ठीक से सर्वाइव नहीं करेगा, उसके जो बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर नहीं बनते, क्योंकि दो स्पर्म से न्यूक्लियस आएगा तो दो तरीके से उसके अंदर इंडक्शन चलेगा। तो जो पोलिस्पर्मी है उसे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि मोनोस्पर्मी मेंटेन रहे? एक तो होता है तरीका फास्ट ब्लॉक का, एक होगा स्लो ब्लॉक का। जो फास्ट ब्लॉक है वो फर्टिलाइजेशन होने के 10 सेकेंड बाद ही शुरू हो जाएगा, और जो स्लो ब्लॉक है वो 30 टू 60 सेकेंड के बाद शुरू होगा, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के विद इन 10 सेकेंड्स फास्ट ब्लॉक शुरू होगा, और उसके 30 टू 60 सेकेंड के बाद में स्लो ब्लॉक शुरू होगा। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जनरल बात करते हैं कि फास्ट ब्लॉक क्या होता है और स्लो ब्लॉक में क्या होगा। तो जो फास्ट ब्लॉक है, फास्ट ब्लॉक कैसे होगा कि जो एग है, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोल दें, या फिर हम बोल दें मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें चेंज लाके, इसमें चेंज आने की वजह से फास्ट ब्लॉक होगा। वो चीज़ अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे होगा। जो स्लो ब्लॉक है वो कैसे होगा कि सी एच और दूसरे बहुत सारे एनिमल के अंदर देखा गया है स्लो ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक है, सेकंड मैकेनिज्म है, ताकि मल्टीपल स्पर्म है वो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ना एंटर हो सके, कि एग के साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल सी अर्चिन के अंदर दूसरा ब्लॉक चलता है, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्लॉक चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक। और इस स्लो ब्लॉक का क्या नाम है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। इसका क्या नाम है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन नाम है इसका। कि जो ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल है इन्हें एक्जोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाला जाएगा और पूरी प्रॉपर रिएक्शन हो गया। भी ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा बता दिया इनके बारे में कि पहला ब्लॉक कौन सा है, दूसरा ब्लॉक कौन सा है, इनके अंदर क्या चेंज आते हैं मेनली। फिर हम फास्ट ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। पहले हम फास्ट ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो फास्ट ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, ये कैसा है, ये एक ट्रांजिएंट ब्लॉक है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एग की, वो अगर उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि ये इसका नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी एक मेम्ब्रेन की अपनी पोलैरिटी होती है कि बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज और अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज। इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट है। कि भाई
अगर ऐसा जो पोलरिटी है वो रहेगी -70 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगा, तो ही स्पर्म आके इसे क्या कर सकता है, फर्टिलाइज्ड कर सकता है। ये कैसा एक अनफर्टिलाइज्ड एग है। अगर इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस तरीके का, इसकी पोलरिटी इस तरीके की है, तो ही स्पर्म आके इसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अगर ये इस तरीके की इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, अंदर की साइड पॉजिटिव बाहर की साइड नेगेटिव, तो ये पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इस चेंज्ड पोलरिटी में ये भी क्या है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग है। इस चेंज्ड पोलरिटी के अंदर अगर स्पर्म आता है तो वो इसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखा कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा। इसके कंसेप्ट अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि भाई इसकी पोलरिटी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट रहेगा। पोलरिटी इसकी कुछ इस तरीके की रहेगी। अब जो ये पोलरिटी है वो इस तरीके की क्यों है कि अंदर की साइड क्या है, एनायंस है। अंदर की साइड क्या है, एनायंस है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है अंदर की ओर। और अंदर है K+, बाहर है सोडियम। सोडियम बाहर ज़्यादा है, K+ अंदर ज़्यादा है। जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है किसके लिए, K+ आयन के लिए। तो K+ आयन्स है वो धीरे धीरे बाहर की ओर रिलीज होते रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के बाहर जाने की वजह से और नेगेटिव चार्ज के अंदर होने की वजह से अंदर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। और बाहर क्या है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंस है, इसलिए बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट रहेगा। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मेंटेन रहेगा। और ये कब शुरू होता है, ये शुरू होता है फर्टिलाइजेशन के 10 सेकंड बाद। कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन को 10 सेकंड हुए, विद इन 10 सेकंड ये स्टार्ट हो जाए, 10 सेकंड के अंदर अंदर फास्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेनली जो सोडियम आयंस हैं उनकी वजह से होता है कि भाई ये नॉर्मल क्या है, पोलरिटी है। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये पोलरिटी है, मेम्ब्रेन कैसी है, पोलराइज्ड एग सरफेस है, एग मेम्ब्रेन है। इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। अब क्या आएगा, यहाँ आएगा स्पर्म। स्पर्म के आने की वजह से इसकी जो पोलरिटी है उसमें चेंज आएगा। इसकी पोलरिटी कितनी हो जाएगी, +20 मिलीवोल्ट। और इस पोलराइज स्टेट है वो कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। मतलब इसकी जो पोलरिटी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कैसे चेंज हुई कि अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके अपोजिट हो गई। और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव में चला गया। वो कैसे गया कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इसके अंदर इस तरीके से चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स। ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। ये बाहर की साइड है, आउटसाइड, और ये है इनर साइड। इसके पास गेट होते हैं, ये है एक्टिवेशन गेट बोलते हैं बाहर की साइड वाले को, और अंदर की साइड वाले को बोलते हैं हम इन एक्टिवेशन गेट। जैसे ही स्पर्म आया, स्पर्म क्या देगा, इसे एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देगा, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से ये वैल्यू चेंज होगी -55 मिलीवोल्ट तक। मतलब इसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिला स्पर्म से +15 मिलीवोल्ट का, जिसकी वजह से ये -55 मिलीवोल्ट मतलब पॉजिटिव वैल्यू की ओर प्रोसीड किया। इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियलिटी चेंज होने की वजह से ये सोडियम आयन चैनल, जो यहाँ पे इस तरीके से सोडियम आयन चैनल है, इनका ये बाहर वाला गेट खुल जाएगा। जो ये गेट ये बंद था, अब ये गेट ऐसे खुल गया। इस गेट के खुलने की वजह से बाहर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है, अंदर के कंपैरिजन में बाहर सोडियम आयन 25 गुना ज़्यादा है। तो ये सोडियम आयन्स अंदर आने लगेंगे। इन सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से पहले जो मेम्ब्रेन परमिएबल थी K+ आयन के लिए, अब उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो गई है। वो K+ आयन के लिए परमिएबल नहीं है, यानी कि यहाँ से और ज़्यादा K+ आयन अंदर नहीं जा सकते। तो K+ आयन अंदर है,
सोडियम आयन अंदर आएंगे बहुत सारे, तो इसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। और मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई, उसकी पोलरिटी पहले से चेंज हो गई और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब कितना हो गया, +20 मिलीवोल्ट। ठीक है, इतनी बात आई है समझ में। फिर अगर एक एक्सपेरिमेंट भी अभी मैंने यह बताया कि इस तरीके की नॉर्मल पोलरिटी है तो ही स्पर्म आके क्या कर सकता है, इसे फर्टिलाइज कर सकता है। अगर पोलरिटी इस तरीके की है कि ये डीपोलराइज स्टेट में है, चेंज्ड पोलरिटी में है, तो स्पर्म आके इसे फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे ही स्पर्म अंदर आ गया, स्पर्म अंदर आने की वजह से ये क्या हुआ, फर्स्ट ब्लॉक हुआ, फास्ट ब्लॉक हुआ। अब देखो यहाँ पर जो पोलरिटी चेंज हुई है, इस पोलरिटी चेंज होने की वजह से और स्पर्म है वो अंदर की ओर बाइंड नहीं कर सकते। तो ये हो गया फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी, कि इसने क्या कर दिया, पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट कर दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे कि नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर -70 मिलीवोल्ट होगा, इस तरीके की पोलरिटी होगी, तो स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, स्पर्म अंदर की ओर एंट्री कर सकता है। अगर जो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया +20 मिलीवोल्ट का, और कुछ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी की। ये क्या था, फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी। अब स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी, जो स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी है ये कैल्शियम आयन मीडिएटेड ब्लॉक है। ये सेकंड मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट चेंज है। इसके अंदर क्या होगा कि जो कोर्टिकल ग्रैन्युलर रिएक्शन, जैसे ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है वाइटलाइन एनवेलप, और इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, पेरी वाइटलाइन स्पेस। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एग के साइटोप्लाज्म में कोर्टेक्स की ओर कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये क्या है, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। जो ये कोर्टिकल ग्रैनुलर रिएक्शन है ये एक स्लोअर मैकेनिज्म है पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए। ठीक, और कब स्टार्ट होगा कि फर्टिलाइज, जैसे ही फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है, जो फास्ट ब्लॉक वाली रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, वो सक्सेसफुल होगी, उसके सक्सेसफुल होने के विद इन 30 to 60 सेकेंड ये वाली सेकेंड जो रिएक्शन है, स्लो ब्लॉक की रिएक्शन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्पर्म अंदर की ओर एंट्री करेगा, ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल है, ये क्या करेंगे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या करने लग जाएंगे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करके इनके अंदर होगी एक्सोसाइटोसिस। जैसे ये फ्यूज़ किए एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ये अपना जो कंटेंट है वो कहाँ रिलीज़ कर देंगे, अपना सारा कंटेंट इस पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये सारा कंटेंट रिलीज़ कर दिया। इस कंटेंट के अंदर किसके थ्रू करते हैं, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इस कंटेंट के अंदर बहुत सारे क्या है, प्रोटीन्स हैं, सेवरल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि और कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट है। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को रिलीज करते हैं, ये एक ओस्मोटिक ग्रेडियंट बना देगा यहाँ। इस ओस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाटर इस स्पेस में, जो ये पेरीवाइटलाइन स्पेस है, इस ये पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो एक ओस्मोटिक ग्रेडियंट बनाएगा और वाटर यहाँ की ओर आने लगेगा। यहाँ पर वाटर आएगा तो यहाँ पर वाटर भरेगा, फिलअप होगा। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन थी, ये ऊपर की ओर पुश होगी, ये ऊपर की ओर क्या होगी, पुश की जाएगी। ठीक है, कि जैसे ही यहाँ पर
वाटर आया, ये जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन थी ये बाहर की ओर पुश की जाएगी और यहाँ का जो स्पेस है वो बढ़ेगा और यहाँ पर अब एक नई मेम्ब्रेन बनती है। यहाँ पर जो अब नई मेम्ब्रेन बनेगी उसका क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एनवेलप बोल दो या फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोल दो। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अलावा यहाँ पर एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इस कोर्टिकल ग्रेन्यूल जो रिलीज करते हैं पर ऑक्सीडेज एंजाइम। जो ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम है ये क्या काम करता है कि जैसे ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी इसको हार्डन करने का काम करता है, मतलब इसको क्या करता है? हार्ड करने का काम करता है। इसके अलावा एक हाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये क्या काम करेगा? ये एग के अराउंड एक कोटिंग बनाएगा, एग के अराउंड एक कोटिंग बनाने का काम करेगा। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो स्लो ब्लॉक है वो कैसा है? कैल्शियम मीडिएटेड ब्लॉक है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है कोर्टिकल ग्रेन्यूल की रिएक्शन के लिए। और जो कैल्शियम है वो कहाँ स्टोर होता है? एग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसे ही कि भाई बाहर से सिग्नल आया, कैल्शियम आयन रिलीज होने लगे, कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से जो साइटोसोलिक पीएच है कि एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका पीएच है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा वो, और कैसे नेचर का हो जाएगा? एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। यहाँ पर अंदर की ओर बनता है IP3 और IP3 की बनने की वजह से ही ये जो कैल्शियम आयन है वो क्या होगा? रिलीज किया जाता है। एक ये मैं थोड़े से डायग्रामेटिक वेव से बताती हूँ कि ये क्या है? एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, और ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर PIP2 प्रेजेंट है और यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप प्रेजेंट है। जैसे ही स्पर्म अंदर आया, स्पर्म के न्यूक्लियस अंदर आएगा, मिडल पीस अंदर आएगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अंदर आएगा और स्पर्म अपने साथ अंदर लेके आता है एक PLC जीटा एंजाइम को, और ये करवाता है PLC जीटा जो एंजाइम है ये PIP2 की हाइड्रोलिसिस करवाएगा, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा और ये इसे दो में ब्रेक डाउन करता है, एक तो डैग के अंदर और दूसरा ये इसे तोड़ेगा IP3 के अंदर। जो IP3 है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक्ट करेगा और ये रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को, और कैल्शियम आयन के बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से, मतलब इसका कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो अपना पीएच क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा और एल्कलाइन पीएच का हो जाएगा। दूसरा, इसके रिलीज होने की वजह से, कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से जो ये NHE पंप है ये काम करने लगेगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ बाहर जाएंगे और सोडियम अंदर आएगा। H+ बाहर जाएगा तो अपने आप एसिडिटी कम होगी, पीएच अपने आप एल्कलाइन हो जाएगा अगर H+ आयन बाहर जा रहे हैं तो, क्योंकि H+ आयन से रिस्पॉन्सिबल है ना एसिडिक नेचर के लिए। फिर जो कैल्शियम है उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी, कि जो यहाँ पर ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल थे ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके अपना मटेरियल है वो बाहर की ओर पेरीवाइटलाइन स्पेस में क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो कैल्शियम ने क्या क्या काम करवाया? पीएच को चेंज करवाया, इस पंप को खोला, 1 2, तीसरा कोर्टिकल रिएक्शन, और इसके साथ में ये फोर्थ और काम करेगा, क्या करेगा कि जो जोना पेलोसिडा 3 प्रोटीन है, ZP3 प्रोटीन, उसके ऊपर जो नाक प्रेजेंट है N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, उसके नाक को ये रिमूव करने का काम करता है, जिसकी वजह से फर्दर एक्रोसोमल रिएक्शन ना हो सके। तो अभी हमने क्या देखा कि आफ्टर 10 सेकेंड 10 सेकेंड नहीं 30 to 60 सेकेंड क्या होगा कि जो PLC जीटा है स्पम लेके आया है, स्पम के साइटोसोल में प्रेजेंट था, वो हाइड्रोलिसिस करवाता है फॉस्फोलिपिड PIP
टू की, और इस PIP2 के हाइड्रोलिसिस की वजह से IP3 बनेगा और डैग बनेगा। IP3 क्या करवाएगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ाएगा ER पे एक्ट करके। इसकी वजह से एक तो ये वाला पंप खुलेगा, H+ बाहर जाएंगे एंड सोडियम अंदर आएंगे, pH इंक्रीज होगा, ZP3 के ऊपर नाक प्रेजेंट था वो हटेगा ताकि एक्रोसोमल रिएक्शन फर्दर ना हो सके। दूसरे स्पर्म के अंदर कोर्टिकल रिएक्शन करवाएगा ये। और जो ये इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन है जो ये एक्टिवेट करवा रही है NHE पंप को, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को, ये प्रमोट करता है एल्कलाइजेशन को साइटोसोल के अंदर। और ये जो एल्कलाइजेशन को प्रमोट किया गया है, pH को इंक्रीज किया गया है, ये रिक्वायर्ड है, किसके लिए रिक्वायर्ड है, फॉर DNA सिंथेसिस के लिए। ये जाइगोट के अंदर डिवीजन को, क्लीवेज को क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो ये था मोनोस्पर्मी, या फिर हम बोल दें कि मोनोस्पर्मी को मेंटेन करने के लिए पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करें। और 2 ब्लॉक हमने पढ़े हैं, स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक। थैंक यू।